नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। ग्लोबल माहौल में उथल पुथल और भारतीय बाजारों में बेचैनी ने सरकार और इन्वेस्टर्स दोनों के पसीने छुड़ा रखे हैं। इस वक्त ऐसा कंफ्यूजन है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किया जाए। एक तरफ वैल्यूएशन गुरु माने जाने वाले अश्वत्थ दामोदरन ने भारत को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की। वे भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आगाह कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाजार के एक और बड़े जानकार अजय बग्गा कह रहे हैं कि मुसीबतों का अंत अब करीब है और भारत को होने वाला है जबरदस्त फायदा। तो आज इस पूरे मसले की पड़ताल करेंगे। आज बात करेंगे इंडसइंड बैंक की, जहां फॉरेक्स डेरिवेटिव एक्सपोजर में गड़बड़ी का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। इस मामले में हर रोज कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडसइंड बैंक ने अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कुछ असाधारण फैसला इस बैंक के मामले में भी किया। इस पूरी कहानी को भी समझेंगे क्योंकि यह मामला आपकी जेब से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इसके साथ आज बात करेंगे सरकार के एक ऐसे फैसले की जो अब खजाने पर भारी पड़ गई है। बात होगी SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। शेयर बाजार बेहाल है और इकोनॉमी के सामने कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। चुनौतियां जो हैं ग्रोथ की है, घटती खपत की है, महंगाई की है, कारोबारी आउटलुक की है, जॉब्स की है और हाल के वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत है अमेरिकी टैरिफ। इस माहौल ने बड़ा कंफ्यूजन लोगों के लिए पैदा कर दिया है। इन्वेस्टमेंट को लेकर, बाजार को लेकर एक्सपर्ट्स भी जो हैं बटे हुए हैं। वैल्यूएशन गुरु दामोदरन ने एक बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कह दिया कि दुनिया जिस तरह से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रही है, उससे भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए खतरा पैदा हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भारत को कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। ये अड़चनें चीन के सामने कुछ दशक पहले आई मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ी है। एक और एक्सपर्ट अजय बग्गा हैं, जो कह रहे हैं, उनकी राय जो है इससे सीधे उलट है। उनका कहना है कि ऐसा दिख रहा है कि फंड्स अब फिर से इमर्जिंग मार्केट्स का रुख कर रहे हैं। बग्गा कह रहे हैं कि इस शिफ्ट से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि ये दो अलग अलग राय तो है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये राय जो है बहुत उलझाने वाली लग रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बिल्कुल, देखिए, जब से मार्केट्स ने पिछले साल गिरना शुरू किया, शेयर बाज़ारों ने, उसके बाद अब हम हाल में आके देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आए। फरवरी के जब डेटा आए तो अब एक उहापोह की स्थिति है। एक तरह से दो फाड़ दिखाई दे रहा है जो जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके बीच में। जी, अश्वत्थ दामोदरन को वैल्यूएशन गुरु के तौर पर जाना जाता है। बहुत प्रतिष्ठित जानकार हैं वैल्यूएशंस को, कंपनी को लेकर। उन्होंने भारत को लेके एक बड़ी चेतावनी, इसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने दी हुई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंडिया की ग्रोथ उस स्टोरी को जिस तरह से इन्वेस्टर्स को बेचा जा रहा है, वो शायद कुछ बढ़ चढ़कर बताई जा रही है, उसकी चुनौतियों के बारे में शायद नहीं बताया जा रहा है। ओके। अब चुनौतियां क्या हैं? जैसा चीन पिछले कुछ दशकों में चीन ने फेस की, जब दुनिया के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा था चीन, तो उसके सामने जिस तरह की मुसीबतें या मुश्किलें आई, उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा भारत आज फेस कर रहा है। यानी भारत की ग्रोथ के रास्ते, भारत के एक बड़े कद की इकोनॉमिक ताकत बनने के रास्ते में ज़्यादा अड़चनें मौजूद हैं। उसको ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, जैसा चीन ने किया था उसके मुकाबले। तो अब ये एक पूरी और ख़ास तौर पर जिस तरह का प्रोटेक्शनिज्म अब दिखाई दे रहा है, उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर ट्रेड वॉर छिड़ती है और टिकती है अगर ट्रेड वॉर, तो भारत के लिए बहुत मुश्किलें होंगी और दुनिया पहले जैसी कतई नहीं रहने वाली, जैसी ग्लोबलाइजेशन के पहले की दुनिया थी। तो ये अश्वत्थ दामोदरन की भविष्यवाणी है जो एक तरह से आगाह कर रहे हैं भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेके। अब इंडियन अगर उसमें आ जाए तो अजय बग्गा की भविष्यवाणी है। अजय बग्गा कह रहे हैं कि जो पिछले कुछ वक्त में जो हमने देखा है, एक तरह से रिवर्सल का ट्रेंड अब नज़र आ रहा है। एक बार फिर से जो फंड्स हैं वो भारत
और इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके। जो बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो एक बार फिर से भारत को लेके बुलिश हो रहे हैं, भारत को लेके बाय का रिकमेंडेशन देते हुए ये फंड हाउस नजर आ रहे हैं। इसमें जैसे कि हमने भी बात की थी, मॉर्गन स्टैनली है, 1,05,000 का सेंसेक्स का टारगेट, गोल्डमैन सैक्स है, इन लोगों ने जिस तरह के टारगेट्स दिए इंडिया को लेकर, उन्होंने कहा है कि 1,05,000 का टारगेट जो दिया था, गोल्डमैन ने दिया था 25,500 का। बिल्कुल, तो वो उसी का एक तरह से वो जिक्र कर रहे हैं कि एक बार फिर से ब्रोकरेज हाउस जो है भारत को लेके बुलिश हो रहे हैं। भारत अपना जो बुरा दौर है वो सितंबर में, अगर आर्थिक तौर पर देखें तो सितंबर में हमने लोएस्ट देख लिया जहां पे 5.4% की ग्रोथ रेट आया था वो, और दिसंबर तिमाही जो कॉर्पोरेट अर्निंग के लिहाज से शायद सबसे निचला स्तर था जी। इसके बाद से चीज़ों का अब रिवर्सल होना शुरू हो गया है। उसमें आरबीआई का रेट कट का मामला है, महंगाई के कमज़ोर होने की बात है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने पिछले कुछ वक्त में जिस तरह के फैसले किए हैं, चाहे लिक्विडिटी को लेके हो, चाहे रेट कट को लेके हो, अप्रैल में उन्होंने कहा कि फिर से एक रेट कट हम देख सकते हैं, और इस तरह से अब पूरा का पूरा सिनेरियो फिर से पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी भारत को अब जब होगा, जो जिस तरह के फंड्स फिर से भारत और इमर्जिंग मार्केट्स में आना शुरू हुए हैं, उससे इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, ऐसा अजय बग्गा का मानना है। तो बिल्कुल दो तरह की बातें एकदम से साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ बेरिश बातें कही जा रही हैं कि शायद मुश्किल हो, जैसे शंकर शर्मा का देख लीजिए, वो तो कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को अगर किसी को पैसा कमाना है तो उसको भारत से निकल जाना चाहिए, इक्विटी मार्केट में पैसा मत लगाइए, आप जमीनें खरीदिए, गोल्ड एफडी खरीदिए, एफडी खरीदिए, गोल्ड खरीदिए, इस तरह के जो सॉलिड पुराने तौर तरीके वहाँ पैसा लगाइए। और दूसरी तरफ अजय बग्गा या मॉर्गन स्टैनली या दूसरे ब्रोकरेज हाउस हैं जो इंडियन स्टोरी पर बुलिश नजर आ रहे हैं। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये तो मार्केट पे हुआ। प्रवीण सर, एसआईपी को लेकर भी बहुत उहापोह की स्थिति है। लोगों के जो पोर्टफोलियो हैं 20%, 30% डेंट दिखा रहे हैं, मतलब नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। ऐसा पहली बार कई जो इन्वेस्टर्स हैं उनको देखने को भी मिल भी रहा होगा, क्योंकि बहुत अधिकतर लोग आपसे जब बात होती रहती है तो आप कहते हैं कि आफ्टर कोविड ये लोग आए, यंग जनरेशन आए, इन्होंने बुल रन तो देखा है लेकिन बियर केस उन्होंने कभी नहीं देखा। यानी मैंने 1929 वाली जो बंदी है उन्होंने वो नहीं देखा, 2008 वाली मंदी नहीं देखा, कोविड वाला जो फॉल था वो नहीं देखा। मेरा सवाल आपसे है सर कि एसआईपी को लेकर भी कहा जा रहा था कि तमाम जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इनको सुनते थे, चाहे एडलवाइज की सीईओ हो गुप्ता साहब उनको सुनते थे, चाहे एस नरेन साहब को सुनते थे, शंकर शर्मा को सुनते थे। सभी लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ऐसी जो विवाद है मत पड़िए, 10 दिन का बहस होता है, कुछ कह रहे हैं कि एसआईपी बंद कर दीजिए, मिड कैप और स्मॉल कैप से निकल जाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब मेरे लिए इतना कंफ्यूजिंग है तो इन्वेस्टर्स जिनका पैसा जो हर महीने जा रहा है शेयर मार्केट में हो या एसआईपी में हो, वो क्या करे सर? तब सबसे आसान सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, कभी भी जब भी मुश्किल वक्त आते हैं तो हमेशा समस्या इसी चीज़ की होती है कि आखिर सही फैसला होगा क्या। असली सही फैसला लेने की कैपेसिटी ही आपको अलग बनाती है जी। और ऐसे वक्त में हमेशा दो तरह की चीज़ें राय आती हैं जो अभी आ रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड की आप बात कर रहे थे, एस नरेन ने कहा कि आप गलत वक्त पर गलत फंड में पैसा लगा रहे हैं या गलत स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए मुश्किलें होंगी। राधिका गुप्ता कह रही हैं कि अगर आप लंबे वक्त के लिए टिक रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक सर्टेन एलोकेशन स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में भी रख सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स में भी रख सकते हैं। तो हमेशा खास तौर पर जब मुश्किल वक्त होगा तो हमेशा दो तरह की राय आएंगी। किसी ने कोविड के टाइम पे ये नहीं सोचा था कि उसके बाद मार्केट इस तेजी से बूम करेगा, वी शेप रिकवरी, क्योंकि कोविड जिस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन थी, जहां ये नहीं पता था कि दुनिया अब इसके बाद बचेगी या नहीं बचेगी, जहां वैक्सीन का कोई पता नहीं था। लोग कह रहे थे कि 20 साल 30 साल 40 साल लगेंगे पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में, जी बनने में ही 10 साल लगेंगे, बनने में 10 साल लगेंगे, फिर वैक्सीनेशन करने में इतने साल लग जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हमारे पास लिमिटेड है। हमने बहुत सारी स्टोरी उस वक्त मैंने भी की कोविड के दौरान, और बहुत सारी स्टोरीज ऐसी आई कि दुनिया का जहाँ पे ये लगा कि अब बचने के आसार कैसे होंगे, क्या होंगे, मिलियंस ऑफ लोगों के जान जाने की बात हुई। उसके बाद भी दुनिया बची रही, उसके बाद भी वैक्सीन भी आई, लोगों का वैक्सीनेशन भी हुआ, एक बार नहीं हुआ 2 बार 3 बार होके बूस्टर डोज भी लगे, और मार्केट्स ने भी इतनी शार्प रिकवरी दिखाई। मार्च 2020 के बाद अगस्त 2020 में ही मार्केट ने फिर से तेजी दौड़ना शुरू कर दिया। वही हालात आज हैं, मुश्किल वक्त है मार्केट्स के लिए, बार बार बाजार गिर रहा है, एफआईआईज
अब मार्च में ही 15 दिन में 30,000 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली है। बिकवाली हुई है। लेकिन इसके बाद किस तरह की शक्ल लेंगे, कितना टाइम लगेगा रिकवरी में, रिबाउंड होने में, ये देखना होगा। स्ट्रक्चरल जो क्वेश्चन है कि क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है या नहीं, ओके, ये बड़ा सवाल है कि क्या भारत जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल मुश्किलें हैं, खास तौर पर अमेरिकी टैरिफ के, जहां 200% टैरिफ, 150% टैरिफ लगाने की बात अमेरिका कह रहा है, वहां पे देखिए भारत भी जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो मल्टीफोल्ड है, मल्टीफेसेड रिएक्शन है इंडिया का। इंडिया न्यूजीलैंड के साथ एफटीए की बात कर रहा है। इंडिया ने यूके के साथ एफटीए को रिवाइव किया है। बहुत लंबे वक्त से इन दोनों देशों के साथ एफटीए अटके हुए थे। जी, मैं अपने व्यूअर्स को समझा दूं सर, एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सर इसको और अगर आप डिस्क्राइब करना चाहें तो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब बहुत सारे सामानों की जो एक दूसरे के देशों के साथ है, उसमें नियमों को आसान करना, टैरिफ को उदार बनाना, सामानों की आवाजाही, सामानों का ट्रेड को आसान बनाना, ट्रेड डिसरप्शन को कम करना है। बिल्कुल, ट्रेड पे टैरिफ को कम से कम करना है। दो देशों के बीच में एफटीए का मतलब ये हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि आप कम से कम टैरिफ वसूलेंगे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड ज्यादा से ज्यादा हो सके। आप बात कंटिन्यू कीजिए। तो अब इंडिया ने उसको न्यूजीलैंड के साथ, यूके के साथ, ईयू के साथ एफटीए को बढ़ाने की कोशिश की है, उनके साथ बातचीत रिवाइव की है। अमेरिका के साथ भारत डील करने की कोशिश कर रहा है। एक राउंड की बातचीत कॉमर्स मिनिस्टर के साथ यूएस में हो चुकी है। माना जा रहा है कि फिर से प्रपोजल लेके वो अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका जा सकते हैं, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगले 6 से 8 महीने में भारत की एक डील हो जाएगी। तो देखना होगा। ओवरऑल बात यही है कि इस वक्त क्या भारत अपनी स्ट्रक्चरल जो ग्रोथ स्टोरी है, जो पॉपुलेशन की, कंजम्पशन की जो स्टोरी है, उसको बरकरार रखता है, क्या दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की हैसियत जो है इंडिया की, उसको बनाए रख पाएगा या नहीं, जिस बात की तरफ इशारा अश्वत्थ दामोदरन कर रहे हैं। सर एक और सवाल, मैं व्यूअर्स का सवाल आपसे ले रहा हूँ। व्यूअर्स जो हमारा लगातार जो मनी सेंट्रल देखते हैं, वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों में हमारी मदद करते हैं मार्केट एक्सपर्ट। मार्केट एक्सपर्ट की भी आपने जिक्र की थी सर, कि जब गिरावट आता है तो उसी रुख में वो उनका कमेंट्री स्टार्ट हो जाता है, जब बढ़ोतरी आता है उस वाइड में भी वो कर जाते हैं कि हाँ निफ्टी अब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और सेंसेक्स चला जाएगा, आप SIP कर लीजिए, करोड़पति बन जाइए, लखपति तो ऐसे ही बन जाइएगा। वैसे चीज़ों को कैसे डील करें हम इन्वेस्टर सर, उस पर भी आप अगर कुछ कहना चाहें सर। नहीं, देखिए सबसे सही तरीका तो ये है, आपको खुद की ही विजडम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली चीज़ है, जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे चीज़ों को, उतना अच्छे से समझ पाएंगे। पूरे के पूरा जो पिछले साल सितंबर से हालात बदले हैं, उसको समझना पड़ेगा जब सितंबर की, क्योंकि जाहिर तौर पर भारत की जो पूरा का इकोनॉमिक सेटअप है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई पिछले साल। सितंबर में जब हमने देखा कि ग्रोथ डाउन हुई, महंगाई अक्टूबर में 6.21% पे पहुंच गई, और उसके बाद अर्बन कंजम्पशन हो या रूरल कंजम्पशन हो, दोनों जगह पे मुश्किलें दिखाई दी। FMCG प्रोडक्ट्स की सेल्स में मुश्किलें आई जी, सारे के सारे देश में। भारतीय शेयर बाजार की गिरावट की वजह से रिटेल ग्रोथ डेंट पड़ा सर उसमें। बिल्कुल, 27 सितंबर को पीक बनाने के बाद से लगातार मार्केट्स कर रहे हैं, और वो कार सेल्स हो या दूसरे सेल्स हो, बिक्री के आंकड़े, वहाँ पे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। उसके बाद से सरकार का हमने एक्शन भी देखा, जहाँ पे सरकार ने कई तरीके के पॉलिसी डिसीजन लिए, बजट में भी, बजट के बाहर भी। और उसके तुरंत बाद फरवरी में ही RBI ने बड़ा फैसला लिया, और 5 साल से जो रेट पे एक स्तर बने हुए थे, पहली बार 5 साल में पहली बार रेट कट हुआ। SBI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है सर कि 0.75 बेसिस पॉइंट का और आगे भी रेट कट होगा, यानी आगे भी चरणबद्ध तरीके से MPC की जो बैठक होगी उसमें 0.25% कर करके कटौती होगी। बिल्कुल, वो बात अजय बग्गा भी कह रहे हैं कि अभी फिर आपको अप्रैल में रेट कट दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल परिस्थितियों को समझने की कोशिश होनी चाहिए। भारत के फंडामेंटल्स पे अभी तक किसी ने सवाल हालांकि नहीं उठाए हैं। अश्वत्थ दामोदरन कह रहे हैं कि भारत को ग्लोबल हेडविंड्स का सामना करना पड़ेगा, प्रोटेक्शनिज्म से गुजरना पड़ेगा, लेकिन भारत की एक बड़ी ताकत इंटरनल कंजम्पशन है। जो सामान को खपा लेने की अपनी ताकत है, वो एक बहुत बड़ी ताकत है। दुनिया के बाजारों में भले न जाएं। चीन भी इसी समस्या से गुजर रहा है। चीन की समस्या हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। हम महंगाई से जूझ रहे हैं, चीन डिफ्लेशन से गुजर रहा है।
जो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन को, महंगा जी, वहां से गुजर रहा है, वहां पे भी लोग खरीद नहीं पा रहे और चीन ने एक बड़ा प्लान भी तैयार किया है इस सबसे निपटने के लिए। तो ओवरऑल यही सिचुएशन फिलहाल है। जानकार जरूर दो फाड़ में बटे हुए हैं। चलिए सर, अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। बीते दिनों इंडसइंड बैंक ने फॉरेन डेरिवेटिव में 1500 करोड़ रुपए के लॉस होने की बात की। अब रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा लगता है कि बैंक ने अपनी ब्याज से होने वाले कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया और यह काम पिछली कुछ तिमाहियों से किया जा रहा था। इतना ही नहीं, चौथी तिमाही के नतीजों में भी बैंक के प्रॉफिट पर बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इंडसइंड बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि एक बड़ी राहत के तौर पर काम किया है। रिजर्व बैंक का जो बयान है वो एक बड़ी राहत के तौर पर काम करता हुआ दिख रहा है। इस वजह से सोमवार को इसके शेयरों में तेजी रही। अब मेरा सवाल है सर कि इंडसइंड बैंक में आफत अभी खत्म तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल। आप अभी जो एमके ग्लोबल की जो एक रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज हाउस की, उसने कहा है कि शायद इंडसइंड बैंक ने अपने नेट इंटरेस्ट इनकम NII जिसको हम बोलते हैं, जो बैंकों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया होता है जी, उसको शायद बढ़ा चढ़ाकर दिखाया हो जी। इसकी वजह से चौथी तिमाही में इंडसइंड बैंक के जो आपके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, प्रॉफिट हैं, वहाँ पे एक बड़ा झटका नजर आ सकता है। सर आप चर्चा में आगे बढ़िएगा, लेकिन पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि NII होता क्या है और बैंकों की कमाई कैसे होती है NII से, इसको भी आसान भाषा में नहीं, बैंक देखिए सीधे तौर पे ये समझिए कि बैंक जो पैसा कर्ज देते हैं, ठीक है, उससे उनको ब्याज मिलता है। ठीक है, कर्ज एजुकेशन लोन हो गया या होम लोन हो गया, लोन सबसे बड़ा हिस्सा होम लोन का है, जहां से बैंकों को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इनकम होती है। ठीक है, बैंकों की कमाई का सबसे बड़ा जरिया उनका ब्याज होता है। ओके। और ब्याज जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी नेट जो इंटरेस्ट के पोर्शन पर उनको मिल रहा है, वो नेट इंटरेस्ट इनकम हो गई। जिस बैंक की जितनी NII ज्यादा है, उस बैंक के लिए उतना ही फायदेमंद मामला है। उसमें आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फंड है, और आपका जो लैंडिंग कॉस्ट है, मतलब लैंड आप जो कर रहे हैं वहां से जो मिल रहा है उसके बीच का गैप हो गया, वो सारी चीजें हैं। तो इंडसइंड बैंक को लेके जो ब्रोकरेज हाउस है एमके ग्लोबल, उसने ये कहा है कि बैंक ने शायद अपनी जो NII है इसको बढ़ाकर दिखाया होगा और इसका असर जो है बैंक के चौथी तिमाही के नतीजों पर दिख सकता है जी। बैंक के मैनेजमेंट की साख पर एक बट्टा लगा है। हालांकि ये जो झटका है वो एक बार का वन ऑफ जो लॉस है वो हो सकता है, जो कि 1500 से 2000 करोड़ के बीच में जो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का जो मामला था पूरा, उसमें कैलकुलेशन में या दूसरी गड़बड़ियां जो पाई गई अकाउंटिंग की, वो बताई गई है। तो ये एक पूरा बड़ा मसला है जिसको बताया गया है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, इसके इंटरेस्ट इनकम के तौर पर बताया गया है। जी सर, मेरा आपसे सवाल है कि लाखों जो इन्वेस्टर्स हैं या लाखों जो शेयर होल्डर्स हैं या जिनका पैसा इंडसइंड बैंक में फंसा हुआ है, उनको क्या चिंता करने की ज़रूरत है या नहीं, या RBI का जो हालिया बयान आया है उससे कुछ राहत मिलती हुई दिखेगी? नहीं, बिल्कुल RBI के इस बयान को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि बहुत लंबे अरसे के बाद RBI ने ऐसा बयान दिया। बिल्कुल, RBI का बयान जो RBI ने इस शनिवार को जारी किया इंडसइंड बैंक को लेकर, RBI ने कहा कि बैंक अच्छी तरह से फुली कैपिटलाइज्ड है, बैंक की फाइनेंशियल सेहत जो है वो अच्छी है, मजबूत है। आमतौर पर RBI इस तरह के बयान जारी नहीं करता। पिछले 25 सालों में कुछ ही मर्तबा ऐसा हुआ होगा, 2 या 3 दफ़ा। एक बार 2003 में हुआ था जब ICICI बैंक का मामला आया था, उसके बाद 2020 में हुआ जब यस बैंक के साथ क्राइसिस आई थी, जहां पे RBI को यस बैंक के बोर्ड को सुपरसीड करना पड़ा था। और उसके बाद मामला अब आया है 2025 में इंडसइंड बैंक का, जहां RBI ने साफ तौर पे कहा है कि बैंक को लेके चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड कराएंगे बैंक को, ये RBI ने बोला है। और ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से LOLR की जो भूमिका है रिजर्व बैंक की, वो रिजर्व बैंक ने इस बयान के साथ साबित की है, लेंडर ऑफ दी LOLR। हाँ, ठीक है। तो वो सर ये है क्या, इसको आसान भाषा में अगर हम समझे तो क्या, मैं संदीप जी से भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बैंक जब फंसते हैं तो उनके ऊपर का जो बैंक होता है, तो इस मामले में तुम्हारा देश का जो केंद्रीय बैंक है RBI, वो उसके मददगार बनता है। बिल्कुल, वो LOR वही वाला मामला है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी जो सबसे अंतिम सहारे के तौर पर RBI काम करता है कि जब आपको कहीं से पैसा मिलने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, तब RBI
बैंकर ऑफ द बैंक्स है आरबीआई बेसिकली, ये तो हम लोगों सब ने बैंकों का बैंक है। आरबीआई एक्ट 1934 में ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है सर कि बिल्कुल। आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है। बिल्कुल। लेकिन मेरा अगला सवाल है सर, आप चूंकि आप अपने संबोधन में कह भी चुके हैं कि 25 साल के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है विशाल, तो अब मैं नाम लेना चाहूंगा कुछ 4 बैंकों का। एक्सिस बैंक देखिए, यस बैंक देखिए, कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला देखिए, पीएनबी देखिए, पीएनबी का हाल में 271 करोड़ वाला मामला देखिए। क्या भारतीय बैंकों की जो साख है, जिसको कहा जाता था कि बहुत स्टील फ्रेम है, बहुत मजबूत है, क्या धीरे धीरे उस पर कुछ दिक्कतें आ रही है क्या सर? नहीं, हाल के वक्त में बैंकों को लेके समस्याएं बढ़ी हैं, चाहे बैंकों के जो एनपीएस हैं या जो कर्जे हैं उनको लेके मुश्किलें बढ़ी हैं। ख़ासतौर पर जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, एमएफआईज़ हैं, एनबीएफसीज़ हैं, उनके लिए रूल भी सख्त किए पिछले साल सरकार ने लैंडिंग को लेके। बैंकों के जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग है उसको लेके रूल्स को सख्त किया ताकि इन बैंकों में स्ट्रेस न बढ़े। इसके बावजूद अभी हाल में ही हमने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का मामला देखा, जहाँ पे कि लाखों इन्वेस्टर्स जो डिपॉजिटर्स हैं वो फंसे। वहाँ पे आरबीआई को आखिर बैंक को रेस्क्यू करना पड़ा, बैंक का बोर्ड वहाँ पर भी अपने हाथ में लेना पड़ा जी। और अब इंडसइंड बैंक का मामला आ गया है, जिसमें रोज नई परतें खुल रही हैं कि अब आ रहा है कि शायद बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है बैंक का, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ऐसी रिपोर्ट आई है। सर नए सिरे से आरबीआई को ये जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि आरबीआई ने ये बोला है कि हम गहराई से मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी सिचुएशन की, लेकिन डिपॉजिटर्स को इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2020 में ऐसा वाकया एक बार और आया था जब कोविड का टाइम था। उस वक्त बैंकों के शेयर बुरी तरह गिरे थे और तब जो रिजर्व वो थे जी। गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उनको सामने आकर उनको बोलना पड़ा था कि बैंकों की जब शेयर्स में जो बड़ी गिरावट आई है इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है और इससे बैंकों का जो प्रॉफिट या जो डिपॉजिटर्स है उनका कोई भी इससे मुश्किलें उनके लिए नहीं है। तो आरबीआई ऐसे रेयर मौके होते हैं जब सामने आकर किसी भी बैंक को रेस्क्यू करने के लिए या उसके बारे में डिपॉजिटर्स को भरोसा दिलाता हुआ नजर आता है। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं और इंडसइंड बैंक की मुसीबत के बाद बात करेंगे गोल्ड की। कुछ साल पहले सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी एसजीबी उतारे थे। अब रिजर्व बैंक ने 2016-17 के सीरीज 4 के लिए फाइनल रिडम्पशन रेट जारी किया है। ये बॉन्ड 17 मार्च को मैच्योर हो रहे हैं। आपको पता होगा कि एसजीबी 8 साल में मैच्योर होते हैं। ये दाम 8,634 रुपये प्रति ग्राम रखा गया। इसमें 2.5% के ब्याज को नहीं जोड़ने पर भी इन्वेस्टर्स को सीधे तौर पर 193% का रिटर्न मिलता दिख रहा है। अब इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ, लेकिन क्या सरकार एसजीबी में बुरी तरह से फंस गई है? ये सवाल इस वजह से पैदा हो रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट में कहा गया सर कि एसजीबी की वजह से सरकारी लाइबिलिटीज जो हैं 930% बढ़ गई। सर मेरा आपसे सवाल है कि गोल्ड को इंसेंटिवाइज करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया गया 2015 में सर, 2.5% का इसमें क्या दिया गया सर? ब्याज दिया गया, सालाना दिया गया। और जो आपका जो करंट रेट होगा वो तो मिलेगा ही। उसमें से सोने पे सुहागा ये दिया गया कि 50 रुपए और आपको चलिए छूट दे देते हैं अगर आप डिजिटल मोड से पेमेंट करते हैं प्रति 10 ग्राम। हाँ, प्रति 10 ग्राम। इतने फायदे, इतने इंसेंटिवाइज करने के बावजूद ये जो आंकड़े आ रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, वो भी बीते 5 से 6 साल में। सर कैसे देख रहे हैं सर इस खबर को? 1,13,000 करोड़ का जो आंकड़े, मतलब जो अनुमान बता रहे हैं कि संभवतः सरकारी खजाने को 1,13,000 करोड़ की एक तरह से चोट पहुंची है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए, जैसा कि एक रिपोर्ट बता रही है। देखिए, इस कहानी को पूरा समझने की ज़रूरत है। किन परिस्थितियों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाया गया और उसमें खामी क्या हुई जी। 2022 में सरकार ने, जुलाई 2022 में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी गोल्ड पे 15% की। ठीक है। उसके पहले से देश क्या करता है, भारत में हर साल 700 टन से 800 टन का गोल्ड होता है इंपोर्ट। ठीक है। उस इंपोर्ट पे सरकार को या देश को चुकाना पड़ता है इंपोर्ट बिल डॉलर्स में। ठीक है। वहाँ से डेफिसिट क्रिएट होता है। जो क्रूड के साथ मसला है वही गोल्ड के साथ मसला है। आप यहाँ से लेके डॉलर चुकाते हैं और आता है। सरकार की कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से देश में गोल्ड का इंपोर्ट डिस्करेज किया जाए, गोल्ड को न मंगाया जाए, ताकि लोग जो है गोल्ड परचेस कम करें। इसके लिए क्या किया जाए, सरकार के दिमाग में एक सुझाव ये आया कि पेपर फॉर्म में हम या डिजिटल फॉर्म में हम
गोल्ड की परचेज को का बढ़ावा देंगे। ठीक है। एक ल्यूक्रेटिव, एक अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम उतारी गई ठीक है। गोल्ड बॉन्ड के तौर पे 2015 में। उसमें कहा गया कि आप गोल्ड को मत खरीदिए, फिजिकल फॉर्म में मत खरीदिए, गोल्ड को पेपर फॉर्म में सरकार से या आरबीआई ने बेसिकली लॉन्च की, आरबीआई से ले लीजिए। जिस प्राइस पे आप लेंगे, 8 साल की मैच्योरिटी का पीरियड है, 2.5% का सालाना आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद जब आपका मैच्योरिटी का 8 साल का पीरियड होगा, तब जो रेट चल रहा होगा उस रेट पे हम सरकार उसको रिडीम कर लेगी। आपके पास जो गोल्ड बॉन्ड है, सरकार उसको रिडीम कर लेगी और आपको पूरा का पूरा जो प्रिवेलिंग प्राइस है गोल्ड का, उस पे पैसा चुका देगी। ठीक है। अब 8,634 रुपये के रेट पे जो 2016-17 में जो बॉन्ड जारी किया है, उसका आज मैच्योरिटी डेट है। मतलब 2600 वाला 8600 में इनको देना पड़ा। 2600 का 2015 में भाव था, 2016 में था 64,000 के आसपास। अच्छा, ठीक है सर, है ना, मोटा-मोटी 2024 में, हाँ, ठीक। 2024 में 64,000 के आसपास रेट था और 2015 में था 26,000 का वही रेट। तो 2600। हाँ, तो 2600 का रेट होगा, मान लीजिए 2016 में 27-2800 के आसपास का रेट रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है। तो अब वो उसकी तुलना में आपको 8,500 रुपये से ज़्यादा का रेट चुकाना पड़ रहा है। ठीक है। समस्या यहाँ जो समझ में आ रही है, जो मुझको समझ में आ रही है, सरकार जब आरबीआई ने जो गोल्ड बॉन्ड जारी किए, इसके अगेंस्ट में गोल्ड आरबीआई ने संभवतः नहीं खरीदा। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, केवल आपने एक गारंटी दी कि आपके पास ये बॉन्ड है, एक तरह से उधारी। सर ये तो एक पेपर हो गया, एक तरह पेपर दे दिया, गोल्ड का पेपर दे दिया सरकार हाँ, ने। एक तरह से ये उधारी थी जो सरकार के पास थी आम कस्टमर की, जिसपे सरकार ने 2.5% ब्याज भी दिया और गोल्ड का रेट दिया आपको। वहां से वो लायबिलिटी अब क्रिएट हो रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कम से कम 1,12-13,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी सरकारी खजाने पर बैठ रही है। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट बचना चाहती इससे, तो संभवतः सरकार को उस वक्त जितना गोल्ड का इन्वेस्टमेंट किया गया, मान लीजिए आपने 100 रुपये दिए आरबीआई को कि मेरे लिए, मान लीजिए 1 ग्राम गोल्ड ले लीजिए 100 रुपये का। हाँ, ठीक है। तो आप उस पेपर दे 1 ग्राम के गोल्ड के बदले अगर आरबीआई ने वो जारी किया 100 रुपये का, तो उस 100 रुपये का अगर आरबीआई गोल्ड तब खरीदता 1,500 रुपये के भाव या जो भी भाव रहा होगा उस वक्त जी। तो आज उसको अगर आरबीआई रिडेम्पशन की जब बात आती, तो उसी गोल्ड को बेच के आरबीआई उस पैसे को चुका सकता था, यानी नेट जो लॉस होता वो जीरो होता। केवल 2.5% का इंटरेस्ट है वो पड़ता सरकार के ऊपर। 50 रुपए वाला सर हैं, वो जो हाँ, 50 रुपए वाला वाला लॉस होता। तो ये एक तरह से सरकार का खजाने को इस तरह से एक तरह से लॉस पहुंच रहा है, जो एसजीबी के जरिए है। और यही वजह है कि पिछले साल से अब तक कोई एसजीबी के नई ट्रेंच जो है, जो नई किस्त है, वो जारी भी नहीं हुई है। सर इसमें आप किसकी फेल्योर मान रहे हैं? मान लीजिए इस कहानी में मैं जोड़ रहा हूँ इंडसइंड बैंक वाली कहानी। इंडसइंड बैंक को आरबीआई जो देश का केंद्रीय बैंक है वो इसीलिए फटकार लगा रहा है ना भाई कि आपने फॉरेन डेरिवेटिव वाला जो है, फॉरेक्स डेरिवेटिव वाला जो मामला है, उसके वजह से आपने हेज नहीं किया। तो भाई आपने भी तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए एक बस पेपर दे दिया और आपने गोल्ड हेज ही नहीं रखा उसके बिहाफ में। हाँ, बिल्कुल। ये ब्यूरोक्रेट्स की लापरवाही है। टेक्नोक्रेट्स जो सरकार में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या चिंतन मंथन किया नहीं क्या कि ऐसे बस प्लान बना दिया सर? नहीं, मुझको लगता है कि देखिए, सरकार का और रिजर्व बैंक का पर्पस यही था कि देश में गोल्ड का इंपोर्ट रोका जाए, कम किया जाए। इसका दूसरा पक्ष भी है कि कैसे वो रुका भी नहीं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मसला था कि इंपोर्ट को रोकना है। अब अगर मान लो आम लोग नहीं खरीद रहे, आरबीआई ही खरीद रहा, तो बात फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाने के लिए नहीं, तो बात तो वो घूम फिर के वहीं आ गई। आरबीआई तो गोल्ड खरीद रहा है जी, हर साल खरीद रहा है। इस साल भी आरबीआई ने 2024 में ब्रिटेन से मंगाया सर, 100 टन मंगाया, फिर 100 टन मंगाया। हाँ, 2024 में लगभग 44 टन गोल्ड आरबीआई ने खरीदा है और 876 टन के आसपास गोल्ड का रिजर्व बैंक के पास है। और पिछले कुछ सालों में, यानी 2019 से लगातार दुनिया भर के ज़्यादातर बैंक जो है, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो गोल्ड की परचेज कर रहे हैं, अपने रिजर्व में डॉलर की जगह गोल्ड को खरीद रहे हैं। एक और मैं चर्चा करना चाहूँगा सर, एक और खामियां मैंने पकड़ी है।
जो पॉलिसी आप बना रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी की आप बात कर रहे हैं सर, पहले इसको फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंपोर्ट ड्यूटी 15% किया गया, उसके बाद इसको फाइनेंशियल ईयर 2024 में जिस समय अंतरिम बजट था उस समय इसको घटाकर 6% किया गया। फिर अभी खबरें आ रही थी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे सर कि सरकार इसको बढ़ा सकती है क्योंकि ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग गोल्ड का कर रहे हैं। अरे भाई समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हो। नहीं तो ये पूरा मसला वही मैं कह रहा हूं कि जिस चीज का जो आपका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था, यानी कि आप जो करना चाहते थे वो मकसद पूरा दरअसल हुआ नहीं, ना एसजीबी से और ना गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने या घटाने से। मसलन जब आपने 15% की गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी की तब आपका ये इरादा था कि किसी भी तरीके से गोल्ड को भारत में आने से रोकना है ताकि इंपोर्ट बिल बढ़े ना। लेकिन वो हुआ क्या, उसका नतीजा ये निकला कि लोग स्मगलिंग करने लगे। गोल्ड अलग अलग तरीके से दुबई से, इधर से उधर से, दूसरे रास्तों से भारत में स्मगलिंग का गोल्ड आने लगा। अब सरकार फंस गई कि लोग 15% ड्यूटी देके गोल्ड नहीं लेना चाहते, गोल्ड को सस्ता करना पड़ेगा, तो क्या किया जाए, ड्यूटी घटा देते हैं। तो इस बार के बजट में उसको 15% से घटा के 6% कर दिया गया। गोल्ड थोड़ा सस्ता हुआ, लेकिन इसके बाद गोल्ड के भाव फिर से भाग गए और अब जो 88,000 के आसपास गोल्ड का दाम है, तो गोल्ड के दाम भी बढ़ गए, गोल्ड का इंपोर्ट भी जस का तस है। ज्वेलरी की डिमांड जरूर कम हुई है, जैसा जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है वो भी कह रहा है कि ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है, कम और हो सकती क्योंकि गोल्ड की कीमतें ज़्यादा हैं। लेकिन बाकी सारे मामलों में, चाहे आप ETF देख लीजिए, चाहे आप फिजिकल गोल्ड को बार और दूसरे उसमें फॉर्म में देख लीजिए, गोल्ड की खरीद, गोल्ड का इंपोर्ट बदस्तूर जारी है, उसी रफ्तार से जारी है। SIP इन्फ्लो के आंकड़े तो बहुत ही खराब है, 26%। स्मॉल मिड कैप का देखिए 34 से 35% का डेंट है, लेकिन गोल्ड ETF का देखिए ना 99% की बढ़ोतरी है। वो खबर को भी तो अगर इसमें जोड़ कर देखा जाए सर, तो कभी इसका नहीं देखा गया कि सोने के प्रति जो भाव है या जो इंटरेस्ट है वो कम हुआ है। और आपको तो पता होना चाहिए ना सर, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स को नहीं पता है क्या कि देश में पूरे अगर दुनिया में बात की जाए सर, देखिए जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ती हैं तो गोल्ड भागता है जी। पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ, वैसे ये ट्रेंड अपोजिट है कि जब मार्केट चढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, जब गोल्ड गिरता है तब मार्केट चढ़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ कि जहां गोल्ड और मार्केट दोनों साथ साथ ऊपर भागे हैं, जो एक डीकपलिंग की बात होती है वो अलग थ्योरी हो गई है। तो अब दोनों के दोनों साथ भागे। अब फिर ऐसा हुआ कि जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ी तो गोल्ड भाग रहा है, मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं। $3,000 के पार पहली बार दुनिया में गोल्ड का दाम गया है। और पिछले साल अगर आप देख लीजिए, शुरुआत में गोल्ड का दाम इतना नहीं था, गोल्ड का दाम 55-56 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम पे आने की बात थी। वहाँ से जब बढ़ना फिर शुरू हुआ गोल्ड, तो अब 1 लाख रुपए पहुंचने की तरफ अग्रसर है। सर मेरा कहना है कि सरकारी खजाने पे जो इतना जो चोट आ रहा है, इससे पहले ही तुम कुछ फैसला लेते यार। सरकार से मैं कह रहा हूँ कि या पहले ही डिसकंटिन्यू कर देते या कुछ और ऑप्शंस देखते, इसका जो इंसेंटिवाइज था उसको खत्म कर देते। नहीं, बीते 2 साल में गोल्ड, अब जो 2016-17 में गोल्ड बॉन्ड जारी किए हैं उसको सरकार डिसोन नहीं कर सकती ना, उसको रिजर्व बैंक डिसोन नहीं कर सकता कि नहीं आपके पास गोल्ड बॉन्ड है, हम आपको ये पैसा नहीं देंगे। गोल्ड का जो रिडेम्पशन का प्राइस है उसको की डिस्कवरी का मेथड भी बड़ा जांचा परखा है जी। किस तरह से 3 दिन का एवरेज निकाल के गोल्ड के प्राइस को डिटरमिन किया जाएगा कि इस प्राइस पर हम आपको जो गोल्ड बॉन्ड है उसका 11 मार्च, 12 मार्च और 13 मार्च को बंद हुए सोने के भाव के अनुसार ही ये तय किया गया कि 8,634 रुपए प्रति 10 ग्राम आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल सर ये इसलिए इतना चिंताजनक है कि मैं लगातार जो प्री बजट कंसल्टेशन हो और तमाम जो बजट के बाद भी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे सर, 1,13,000 करोड़ का नुकसान होगा सर। इसमें सरकारी खजाने को छोड़ दीजिए, जो लायबिलिटी बनी नहीं बनी, RBI को लॉस हुआ, पॉलिसीज में क्या हुआ, असली फायदा इसमें हुआ है देश के लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स को। चलिए, जिन्होंने गोल्ड भी खरीदा और जिन्होंने SGB भी खरीदा, और जो ETF भी खरीद रहे हैं। तो जनता सबसे समझदार निकली। जनता ने कहा कि ये मौका है, 2.5% ब्याज भी लो और तगड़ा रिडेम्पशन का जब प्राइस आएगा उस प्राइस पे रिडीम कराइए आप, और मजे में 2.5% का सालाना तो बैठे बैठे का ब्याज है। नहीं सर, ये चिंताजनक इसलिए भी है प्रवीण सर कि 1 लाख करोड़ का टैक्स फॉरगो किया गया था, जब 7 लाख से जो इनकम तो सरकार जब किसी को कुछ नहीं देती, ऐसे जनता को अगर मिल गया सरकार की अपनी पॉलिसी खामी के चलते,
तो ये तो अच्छी बात है। नहीं सर, 7 लाख से 12 लाख या 12.75 लाख करने के लिए जो इनकम टैक्स की छूट जो बढ़ाने के लिए उस समय सरकार चीख कर रही थी कि 1 लाख करोड़ का टैक्स फॉर हमने कर दिया। अब वो आंकड़ा देख लीजिए, आपकी एक पॉलिसी के मिसमैनेजमेंट की वजह से आप उसको सही से चला नहीं पाए, सही से सोच नहीं पाए। सरकार को खुद को भी या रिजर्व बैंक को खुद को भी ये आइडिया नहीं रहा होगा कि गोल्ड के प्राइस इस तरीके से शूट अप करेंगे चलिए अगले कुछ सालों में। इस वजह से सरकार वहां फंस गई या रिजर्व बैंक वहां फंस गया। लेकिन ये रायता और बहुत फैलने वाला है सर। नहीं, अभी तो जो 22, 23, 24 तक जो आए हैं एसजीबीज उनको चुकाना है। माय गॉड, वो एक के बाद एक जो सीरीज 4 थी, जैसे ये 2016-17 का सीरीज 4 के एसजीबीज रिडेम्पशन पे आ गए हैं। जी। इसके बाद अगले आएंगे, अगला जो ट्रेंच जारी किया होगा वो 8 साल का टेन्योर पूरा करेगा, वहाँ रिडेम्पशन का आएगा। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस में नरमी नहीं आती तो सरकार के खजाने पे तो अभी ये वजन जारी रहेगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने तीनों कहानियों को, तीनों मसलों को आप बहुत ही आसान भाषा में समझाया, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।